गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। बेटा देखिए, आज हम हाफ ईयरली का लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं, गलता लोहा। एक स्टोरी की तरह है जिसमें कास्टिज्म के बारे में बताया गया है, थोड़ा फनी भी है। देखिए, मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता जा रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप-धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेंत वाले हंसुआ एक प्रकार का क्या है, हथियार है, जिसे क्या है, झाड़ियां काटी जाती हैं। लंबे बेंत वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि वह अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। जजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। तो देखिए कि यहाँ पर मोहन के बारे में बताया है। वो जा रहा था, उसको आवाज आ रही थी किसी दुकान से, गया वह झाड़ियाँ काटने था, ठीक है, लेकिन वो कह रहा था कि पिताजी के लिए यह बात नहीं रही झाड़ियाँ काटना अब तो, क्योंकि उसमें दम लगता था। पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे, वो पंडिताई का काम करते थे। आगे देखेगी क्या कहते हैं। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं लिया। जैसे हवा में बात कह दी गई, वैसे ही उत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट कर रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन अब अपने हंसुए की धार लगवाने के लिए धनराम की दुकान पे गया, और वो दोनों क्लासमेट थे, तो वह अपनी पिछली बातें याद करता है यहाँ पर और कहता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में भी एक चमक सी आ गई थी। वह बोला, मास्टर साहब का मतलब मास्टर साहब भी क्या आदमी थे, लला, मतलब मोहन को उसने लला कहा है। अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल के 4 दीवारी से उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धम्मा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांच के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है, कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज। ये अपनी पहली बातों को याद कर रहे हैं कि उनके स्कूल में क्या एनवायरनमेंट होता था। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का लड़का, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने पूरे
ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था, वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। आगे देखिए। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। मतलब मॉनिटर ही क्या है, जिन बच्चों ने प्रश्न नहीं सुनाया उन्हीं को पनिशमेंट देगा। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठ बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने मास्टर त्रिलोक सिंह के आदेश पर अपनी हमझोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे। बेत का मतलब होता है डंडे खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा, बल्कि इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना था कि मोहन एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उसका नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देखवाया, मतलब तीसरी क्लास तक। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ, मतलब धनराम को कहते धनुआ, 13 का पहाड़ा सुनाओ। 12 तक का पहाड़ा तो उसे किसी तरह याद कर लिया, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, खटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी और वह टूट गई। गुस्से से उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो धनराम है वो छोटी जाति का था, उसे कई तरह से भेदभाव सहन करना पड़ता था। वह मोहन का भी इसीलिए आदर करता था क्योंकि बचपन से ही उसके दिमाग में बिठा दिया गया था, मोहन एक ब्राह्मण है और ऊंची जाति का है और उसका सम्मान करना तेरा क्या है, कर्तव्य है। और मास्टर त्रिलोक सिंह भी क्या है, पक्षपात करते थे। वे भी क्या है, उससे कठिन सवाल पूछना, मारना आदि करते थे क्योंकि वह नीची जाति का था। कौन? धनराम। देखिए आगे क्या रहता है। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। मतलब जो पनिशमेंट जिसको मिली है वही अपने लिए डंडा तोड़ के लाता था टहनियों से। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। उसने कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का तप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखने फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम उनके पिता हैं और जरा सी गलती होने पर छड़ बेत हत्था जो भी हाथ लग जाता था उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा
वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लग गए। मतलब अपने पिता का जो व्यवसाय था, जो उसके पिता व्यवसाय करते थे, अब वो कौन संभाल गया, धनराम संभाल रहा है। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले जजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाले नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करता हुआ स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। कहने का मतलब ये है कि उसके पिता उसे कहानियां सुनाते इंस्पिरेशन की, जिससे वह और भी उत्साहित हो जाता। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक जजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात है, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था तो मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झंझाड़ और पात पतेल आने शुरू हो गए, मतलब गंद हो गया। तो अनुभवी घसियारों का मतलब वो वहां पर जो नदी में डेली यात्रा करते होंगे, तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे न पहुंचते मट पहले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज दे। घर में जहां 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। आगे देखिए।